गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबों का फिर से एक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी में मेंस के आंसर राइटिंग की जो बेहतरीन कौशल है उसको विकसित करने का प्रयास करूंगा और मेंस के आंसर राइटिंग को आप किस तरह से स्वयं जो सजा सकते हैं इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। पहला प्रश्न है कि सौर और स्थलीय ऊर्जा का प्रवाह का संतुलन अधिनियम ग्रह की ऊर्जा के संतुलन को परिभाषित करता है। पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन पृथ्वी को जीवंत बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। चर्चा करें मतलब ओवरऑल इस प्रश्न में ऊष्मा बजट के बारे में आपको चर्चा करना है। किस प्रकार आपको यह स्पष्ट करना है कि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो पृथ्वी को बैलेंस करने में योगदान देता है। ओवरऑल यही प्रश्न है। तो सबसे पहले दुनिया के तमाम हिस्सों में प्रकाश की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि सूर्य की स्थिति कितना मात्रा मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इंसोलेशन से वायुमंडल के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो सूर्य है। तो सूर्य इंसोलेशन के माध्यम से वायुमंडल को ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात इंसोलेशन का विवरण जो है या वितरण जो है वो पृथ्वी के तापमान को निर्धारित करेगा। इसके अलावा अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से दूरी, सतह की विशेषताएं, लैंड लोकेशन, उसकी प्रकृति, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जो तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो एक पूरे ध्यान से देखा जाए तो पृथ्वी में इंसोलेशन के रूप में प्राप्त गर्मी की जो मात्रा होती है वो स्तरीय विकिरण के माध्यम से पृथ्वी के द्वारा खो दी जाती है, तो उसके बराबर होता है। तो इनकमिंग रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन, तो इंसोलेशन से जो प्राप्त, जैसे सपोज ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में जो ऊर्जा आती है उसकी जो मात्रा होती है, ठीक है, उससे पृथ्वी का जो आवरण जो गर्म होता है, ठीक है, और वापस जो रेडिएशन होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वापस जो रेडिएशन होता है, ठीक है, उसकी मात्रा बराबर होती है। गर्मी की मात्रा अगर कांस्टेंट होगी तो जीवन संभव हो पाएगा। इंसोलेशन और स्थलीय विकिरण के बीच इस संतुलन को हम लोग एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऊष्मा बजट। यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट संतुलन रहता है या संतुलित रहता है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जैसा कि पहले बताया, एक तो स्थान का अक्षांश, जगह की ऊंचाई, समुद्र से कितनी दूरी है, वायु द्रव्यमान यानी एयर मास सर्कुलेशन, गर्म और ठंडे महासागर की धाराओं की उपस्थिति, वनस्पति से रहित मिट्टी जैसे स्थानीय पहलू भी कहीं ना कहीं योगदान तो देते ही हैं। तो पृथ्वी के हीट बजट का क्या महत्व है? पृथ्वी की गर्मी संतुलन और पृथ्वी के रहने योग्य बनाने में इसका अहम योगदान है ऊष्मा बजट का। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सभी ऊर्जा उज्ज्वल ऊर्जा या सौर ऊर्जा के रूप में सूर्य से मिलती है। पृथ्वी का तापमान एक संतुलित रहे इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों के साथ ग्रह के रहने योग्य के लिए योगदान होना। इसके अलावा आपको पता होगा मानव गतिविधियों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऊर्जा असंतुलन हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा, इसको मैकअप कर लिया जाएगा। तापमान वितरण किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है, इसका मतलब यही है। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे प्रश्न पर। पृथ्वी का वातावरण एक बहुस्तरीय केक है और प्रत्येक परत के अपने विशिष्ट लक्षण और कार्य होते हैं। आपको बताना है ओवरऑल जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी जो विभिन्न परतें हैं उन परतों का जिक्र करना है और उनकी थोड़ी सी उपयोगिता भी बतानी है। चलिए, वायुमंडल वास्तव में गैसों का मिश्रण है जो चारों ओर से पृथ्वी को घेर के रखा है। पृथ्वी पर वातावरण जीवन को संभव बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। काफ़ी हद तक कहें तो दिन और रात के तापमान के बीच जो अत्यधिक डिफरेंस ना हो इसको रोकता है हमारा वायुमंडल। तो इस वायुमंडल को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के रूप में बांटा गया है। तो आप समझ लीजिए कि दिस इज पृथ्वी, इसके विभिन्न से लेयर हैं। इसके लेयर जो है उस लेयर के
तो पहला लेयर अगर ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी से पहला ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर टी, स्ट्रेटोस्फेयर एस, उसके बाद मेजोस्फेयर एम, उसके बाद और लेयर है, मेजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर टी एच, और फाइनली एक्सोस्फेयर ई। ओके, एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल देखिए, ये पृथ्वी के सबसे निचला हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं। वैसे तो हम लोग पूरे पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन पृथ्वी का जो सबसे निचला हिस्सा है, जो वातावरण का सबसे निचला हिस्सा है, वो वास्तव में क्षोभ मंडल कहलाता है। और इसी में अधिकांश मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना, बर्फ का बनना, तूफान आना, चक्रवात आना, अधिकांश घटनाएं तो इसी क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। और वायुमंडल के इस भाग में जो तापमान लगभग ठीक ठाक रहता है। पृथ्वी के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई में, वो घटता चला जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक वायु की गति जो है, वो पृथ्वी के सतह के गुणों को निर्धारित भी करती है। तो वायु की गति, ट्रोपोस्फेयर को जो शीर्ष होता है उसको ट्रोपोपाज कहते हैं। यह ध्रुवों पर सबसे कम होता है, जहाँ पर पृथ्वी की सतह से यह 7 से 10 किलोमीटर होता है, जबकि यह भूमध्य रेखा पर ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ट्रोपोपाज, मतलब एक तरह से कहें तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक सीमा रेखा है, उसी को आप ट्रोपोपोज बोलते हैं। और ये भूमध्य रेखा में सबसे अधिक होता है, 17 किलोमीटर के आसपास, जीरो। हम लोग बात करेंगे समताप मंडल की। समताप मंडल यानी ट्रोपोपाज से ऊपर की ओर लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें वायुमंडल में ओजोन का अधिकांश भाग होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, क्योंकि ओजोन द्वारा सूर्य प्रकाश के विकिरण को अवशोषण करना एक तरह से इसके टेम्परेचर को बढ़ाने का कारण भी है। और पता ही होना चाहिए कि समताप मंडल में जो ओजोन की परतें हैं, हमारे सूर्य के जो आने वाले पराबैंगनी किरणें हैं, उससे हमको बचाती भी है। इसके बाद हम लोग मेजोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। मेजोस्फीयर ये समताप मंडल के ऊपर वाला क्षेत्र है। समताप मंडल के ऊपर जो है मेजोस्फीयर कहलाता है, और यहाँ तक तापमान जो होता है ऊंचाई के साथ मतलब कम हो जाता है। ये स्पेशल बात है, ध्यान रहे। तो थर्मोस्फीयर मेजोपोज के ठीक ऊपर स्थित होता है, और एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तापमान फिर ऊंचाई के साथ फिर वापस बढ़ने लगता है। देखिए, समताप मंडल के ऊपर जब जाइएगा तो आपको जो स्फीयर मिलेगा, ठीक है, वो है आपका मेजोस्फीयर। इसमें समताप मंडल से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है ऊंचाई के साथ, ठीक है, जबकि थर्मोस्फीयर और मेजोपोज के ऊपर स्थित होता है। तो इस क्षेत्र में तापमान फिर से ऊंचाई के साथ बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपस में इलेक्ट्रॉन और आयंस जो होते हैं टक्कर करते रहते हैं। आयनों और इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी मौजूद है, इसलिए थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। और फाइनली बाहरी जो क्षेत्र है वो एक्सोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर, जिसको 500 किलोमीटर के ऊपर के क्षेत्र को हम लोग एक्सोस्फीयर कह सकते हैं। मुख्य रूप से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम है कि वे शायद ही कभी टकराते हैं। और फाइनली मैग्नेटोस्फीयर, पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह होता है, और इस चुंबक का गुण जो होता है वास्तव में बाहर से जो आने वाले सौर फ्लेयर्स हैं उससे हमें बचाता है, और हमारे यहाँ पर जीवन को संभव बनाता है। तो आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारों ओर फैले होते हैं, सर्पिलाकार होता है, इसको कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। और कह सकते हैं कि ये वायुमंडल के कारण ही यहाँ पृथ्वी जो है जीवन योग्य है, रहने योग्य है। पृथ्वी के वायुमंडल पर जलवायु और वायुमंडल पर जलवायु के अलावा मानव पर प्रभाव बहुत ही टेक्निकल हो गया है, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि सांप्रदायिकता का एक रूप सांप्रदायिकता के दूसरे रूप में फंसा होता है, घुसा होता है, चपटा होता है। बांग्लादेश में हाल की घटनाओं पर ध्यान देते हुए भारत में इसके नतीजे और उसकी प्रतिक्रियाओं पर आपको बताना है, क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के अंत में जो कुछ घटनाएं घटित हुई, सांप्रदायिकता दंगा हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि एक तो सबसे पहले सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता के जो रूप होते हैं क्या है, सांप्रदायिकता के योगदान में इसकी किस कहाँ कहाँ भूमिका है। आपको इतिहास के घटनाक्रम को नहीं ध्यान देना है, लेकिन आप अगर चाहें तो
सांप्रदायिकता का परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है उसको सांप्रदायिकता के कारण किस तरह से एक तरह से नया रूप ले सकता है। चलिए, सांप्रदायिकता की विशेषता समाज के बजाय अपने जाति समूह के प्रति जरूरत से ज़्यादा निष्ठा व्यक्त करना होता है। जब आप अपने धर्म को सर्वोपरि सुप्रीम बताने लगते हैं, दूसरे धर्मों की अवहेलना करने लगते हैं, उसको घृणा दृष्टि से देखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का रूप जो है खतरनाक हो जाता है। आप अपने धर्म से प्रेम करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के धर्म से आप कोई मतलब ना रखिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपने धर्म को ही सर्वोपरि बताने लगे और दूसरे धर्म की बुराई या उसके बारे में तमाम प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करें, या धर्म के नाम पर आप विशेष प्रकार की प्रोपागेंडा चलाने लगे और उससे सांप्रदायिक दंगा हो जाए, इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगे, तो ये सांप्रदायिकता का चरम रूप कहलाता है। भारत में एक सामाजिक घटना के रूप में सांप्रदायिकता दो समुदायों के धर्म की विशेषता है। अक्सर उनके बीच तीखी तनाव और यहाँ तक कि दंगा का रूप भी धारण कर लेता है। सांप्रदायिकता अनिवार्य रूप से हिंसा का कारण बनती है, क्योंकि यह आपसी धार्मिक घृणा पर आधारित है। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ दुर्गा पूजा हिंसा के बाद पड़ोसी त्रिपुरा में एक बार फिर से सांप्रदायिकता ने मतलब एक तरह से वापस मुंह बाएं खड़ा हो चुका है। चिंता का कारण क्या है कि 2 दशक तक यहाँ पर शांति बनी रही और उसके बाद फिर से पूर्वोत्तर का उबलना भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खुद बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भूमि, भाषा, जातिता, विश्वास ने एक बार फिर से इस राजनीतिक लामबंदी को आकार देना शुरू कर दिया है। और सांप्रदायिकता का एकीकरण कैसे हुआ है? नरसंहार, सामूहिक हत्याओं के साथ असली पीड़ित गरीब हैं इसके, जो अपना घर बार अपने निकट परियोजन को खो देते हैं इस सांप्रदायिकता के कारण। आपने सुना होगा, जब कभी सांप्रदायिकता का दंगा होता है या जिस प्रकार के सांप्रदायिकता के बढ़ावा से इससे मानव जन मन की क्षति होती है, आजीविका खो जाता है, लोग अपने जीवन के साथ साथ बहुत सारे मानवाधिकार को खो देते हैं। यहूदी बस्ती और शरणार्थी समस्या तो आप जानते ही हैं, इसके बहुत बड़े आयाम हैं। सांप्रदायिकता हिंसा, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसा में अचानक वृद्धि हो जाना, ठीक है। समाज पर प्रभाव डालने के अलावा यह भारतीय संवैधानिक जो मूल्य हैं उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। संवैधानिक मूल भावनाओं को कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से हमेशा खतरा बना रहता है। उस स्थिति में साथ साथ राष्ट्र के नागरिक जो है अपने कर्तव्यों के, अपने मौलिक कर्तव्यों को ठीक ढंग से पूरा नहीं करते हैं और ये पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाता है। अल्पसंख्यकों को भी हमेशा ये संदेह रहता है कि कहीं हमें बहुसंख्यक लोग अपने विचारधाराओं को थोप ना दे, हमें डरा धमका कर अपने गुलाम ना बना ले और भावनात्मक रूप से वो कमज़ोर हो सकते हैं। आर्थिक गिरावट तो होगा ही, क्योंकि आर्थिक विकास केवल शांति और शांति के वातावरण में ही संभव हो सकता है। जब कभी सांप्रदायिक दंगा होगी, उससे आर्थिक विकास प्रभावित होगा। विदेशी निवेशक उस देश के प्रति अपने रवैयों को बदलने लगेंगे, ठीक है। और मानव संसाधन और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचता है। ये भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। जहाँ पर सांप्रदायिकता का दंगा होता है वहाँ पर वो लोग जो पीड़ित होते हैं वो भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और हमेशा असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आतंकवाद का बढ़ावा, धर्म निरपेक्ष की भावना कम हो जाना, जैसे कि पता होगा पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के दौरान देखा गया था। तो सांप्रदायिकता के विकास के जांच के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो सबसे पहले आर्थिक। सांप्रदायिक हिंसा के पीछे सबसे बड़ी कारण क्या हो सकती है? एक तो गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी की समस्या, अशिक्षा और गरीबी, और वह ईमानदारी के साथ बिना किसी भेदभाव के सांप्रदायिकता दंगा को बढ़ावा मिलता है। मुसलमान जैसे अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा। सामाजिक, धार्मिक नेताओं और प्रचार प्रसारकों और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। शुरुआती स्तर से ही स्कूल के बच्चों को सभी धर्मों के भाईचारे और उसके सम्मान को बनाए रखने, पाठ्यपुस्तक में और उनके बारे में चर्चा करने, सभी धर्मों के बारे में पढ़ाने, किसी विशेष धर्म को प्रमोट ना करने, मास मीडिया के माध्यम से साम्यवाद के दुष्प्रभावों यानी संप्रदायवाद के दुष्प्रभावों के प्रचार प्रसार को बढ़ाने, इसके बारे में जागरूकता प्रसारित करने, दंगा प्रवण जो दंगा इलाका है, दंगाई जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की पहचान करने, उनका मानचित्रण करने। जैसे दिल्ली पुलिस ने सांप्रदायिक त्योहारों के दौरान निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मीडिया, फिल्में,
अन्य सांस्कृतिक मंच जिसमें शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने से प्रभावशाली कदम उठाए जा सकते हैं। और जो राष्ट्रीय एकता पर जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के ऊपर भी विचार करना जरूरी है कि मस्जिदों के सामने जब जुलूस निकाला जाता है तो हिंदुओं के द्वारा संयम बरतना जाना चाहिए। सभी धार्मिक रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, प्रथाओं का सम्मान हो, उनको एक तरह से संयोजन किया जाए। ठीक है, यही है। समाज में आवश्यक बुराई के रूप में सांप्रदायिकता को स्वीकार कर लेना, यह सबसे बड़ी गलती होगी। यह कोई सामाजिक बुराई नहीं है। इस बुराई को पूरी तरह से अंत करना बहुत जरूरी है। यह विकास, सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्र, राज्य की संघीय विशेषताओं के लिए बहुत ही घातक है। और पंडित नेहरू ने इसके बारे में एक बार कहा था कि जो कोई भी भारत से प्यार करता है वह सांप्रदायिकता से नफरत करना चाहिए उसको, क्योंकि भारत का प्यार का मतलब है आपको सांप्रदायिकता से दूर हटना पड़ेगा, सांप्रदायिकता से नफरत करना पड़ेगा। और जो भारत से नफरत करता है वह निश्चित रूप से सांप्रदायिकता को पसंद करता है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत की सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड रणनीति आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से पारस्परिक हितों द्वारा निर्देशित होता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने भारत के हितों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी है। मध्य एशियाई क्षेत्र स्पेशल आप कहें तो अफगानिस्तान को लेकर भारत की जो नीतियां थी उस पर एक चुनौती लग चुका है एक तरह से। मतलब आप समझिए इसको कैसे अब लिखिएगा। मध्य एशिया से भारत का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों क्षेत्रों ने लोगों से संपर्क, व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में लगभग 200 साल से ज़्यादा एक दूसरे के साथ गहरी सांस्कृतिक संबंध बनाए रखा है। देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, जो व्यापार है, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो जो आचार व्यापार है, जो सभ्यता का जो लेन देन है, वो शुरुआती सिंधु घाटी सभ्यता में ही खोजी जा सकती है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें तो नए नए जो चुनौतियां हैं, वो सबसे बड़ा बात है सेंट्रल एशियन रीजन में भारत की क्या स्थिति बन सकती है। भारत और मध्य एशिया में स्वतंत्र गणराज्यों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस किया गया है, रीसेट किया गया है। जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे कि सोवियत क्षेत्र का पोस्ट ब्रेक अप होना, मतलब सोवियत संघ का विघटन होने से पहले, ठीक है, उसके पहले और उसके बाद जो मध्य एशियाई के देश थे उनके साथ संबंध में क्या परिवर्तन आया। भारत ने अपने वित्तीय सहायता प्रदान की है, राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने, व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। नई दिल्ली की संयुक्त मध्य एशिया की 2012 की नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, यहाँ तक कि 2015 में ईरान के साथ समझौता किया गया। चाबार बंदरगाह जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से प्रयास किए गए हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नारगोना काराबाग संघर्ष को शांतिपूर्वक समाधान के प्रयास पर भारत ने बल दिया है। लेकिन सेंट्रल एशियन रीजन के संबंध में भारत के सामने अनेक चुनौतियां आ खड़ी हुई है। भारत को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति न देने के कारण पाकिस्तान की इच्छा, मतलब भारत के प्रयासों को लगातार एक तरह से रोक रही है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, जो भारत के संप्रभुता को एक तरह से चुनौती दे रहा है, वो भी उसका उल्लंघन है। तो ये सब, इसके अलावा भू रणनीतिक सुरक्षा संबंधित चिंताएं और भी है। तालिबान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान का वर्चस्व, तालिबान का अफगानिस्तान में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को एक नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा एससीओ के जो सदस्य मेंबर हैं वो अपने क्षेत्रीय और भू रणनीतिक और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, तो कुछ खास हो नहीं पा रहा है। तो मध्य एशियाई के नेताओं को भारत के चाबहार पोर्ट्स को अपने निर्यात बाजारों में डाइवर्सिटी लाने, चीन की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। तो भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं को आपस में बैठकर इसमें डायरेक्ट पार्टनरशिप बनना पड़ेगा और साथ साथ असगाबाद समझौता स्वीकार करने, उसको धरातल पर लागू करने और मध्य एशिया और यूरेशिया के बीच व्यापार को बेहतर बनाने के लिए फिर से एक प्रयास करने की जरूरत है।
तो कर सकते हैं कि हम लोगों को अपने रणनीतिक संबंधों में डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है। भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ अपने क्षेत्र जुड़ाव को स्पष्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, इस वीडियो में मैंने 3 प्रश्नों का बेहतरीन डिस्कस किया है, ध्यान से देखिए। थैंक यू।